मैंने एक दिन के लिए किसी की ख्वाहिश पूरी करने में कोई आर महसूस ना की। 4 बजे निकलने का प्रोग्राम था। चुनाचे मैं तैयार होने के लिए खड़ा हो गया। गुस्ल वगैरह किया। दाढ़ी बड़ी हुई थी। मैंने उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं की। वैसे भी आईना मुझे बताता था कि दाढ़ी मेरे चेहरे को मज़ीद हुस्न बख्शती है। हालांकि अभी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी दिलकश लगती थी। लिबास वगैरह तब्दील करके बाल संवारे बहुत दिन के बाद इस हुलिये में आया था। अपने आप को भी भला लग रहा था। ठीक 4 बजे मिर्ज़ा ज़हीर बेग मेरे पास पहुंचा। मैं तैयार था। मुझे देखकर वो दरवाजे में ही रुक गया, देखता रहा और फिर एक ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ाया। आकिल शाह साहब, आप तो बुज़ुर्ग हैं, दाना हैं, लेकिन यह हकीर फ़कीर एक पेशन गोई करना चाहता है। जी फरमाइए। आप दर हकीकत माजी में बहुत कुछ रह चुके हैं। आइए चलते हैं। रास्ते में बातें होंगी। कार में मैं उसके साथ ही बैठ गया। थोड़ी दूर निकलकर ज़हीर बेग ने कहा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था हजूर अनवर कि माजी में आप बहुत कुछ रह चुके हैं। बस मुझे ये बता दीजिए कि ये काया पलट क्यों हुई। भाई, ना मैं माजी में कुछ था, ना हाल में कुछ हूँ। ये कुछ का तसव्वुर जो है ना ज़हीर बेग, ये बड़ा अहमकाना होता है। इंसान कुछ भी नहीं होता। वह जो कुछ नहीं होता वो तसव्वुर कर लेता है, और ये तसव्वुरात उसकी अपनी ज़ात को बहलावे देते रहते हैं। वरना आम हालात में वो बिल्कुल एक कमज़ोर सी शय है, और इसके लातादाद सबूत हैं। मेरे ही कहने से क्या होता है, हर समझदार शख्स ये बात जानता है कि उसे एक लम्हे के लिए अपनी ज़ात पर कुदरत हासिल नहीं, बस वो किसी के रहमो करम पर जीता है, और उसे ज़िंदा रखने वाला ही उसे वो तमाम कुव्वतें अता करता है जिसकी बिना पर वो जिए, और वो जब चाहता है अपनी वो कुव्वतें समेट लेता है और इंसान खाली हाथ रह जाता है। अगर किसी की अता की हुई कुव्वतों को वो अपनी मलकियत समझ ले और उन पर नाज करना शुरू कर दे, फ़ख्र व गुरूर करे, तो तुम खुद सोचो वो ज़हीन कहाँ से हुआ। वो तो इंतहाई अहमक है। और जब ये तसव्वुर यकीन की शक्ल में दिल में जागुज़ीन हो, तो फिर अपने आप को कुछ समझना ही नहीं चाहिए। बातें 16 ने दुरुस्त हैं आपकी। मुझे ये बताइए कि जीने का ये वक्त जो हमें अता किया गया है, इनाम ही है ना हमारे लिए। जो कुछ हमें दे दिया गया है, अगर अपने जी की खुशी के लिए हम इसे खुश दिली से इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि इस खौफ का शिकार रहें कि ये कभी हमसे छीन लिया जाएगा। यानी देने वाले ने तो हमें सब कुछ दे दिया, अब हम इस खौफ से उसे इस्तेमाल ना करें कि ये बिल आखिर हमसे छिन जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई। मंतकी आदमी हो, कुछ जिम्मेदारियां भी तो आयद की गई हैं ना। अगर किसी की दी हुई चीज़ को तुम गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो क्या देने वाले को इस बात पर गुस्सा नहीं आएगा। इसका वादा तो हमने पहले ही कर लिया है आपसे। अपनी बात कर रहे हो तो दूसरी बात है कि इस खूबसूरती से आपने अपने ऊपर से टाल दी। शाह साहब, ईमानदारी से बताएं, बड़े कत्ल किए होंगे आपने तो। नहीं मेरे भाई, ऐसे इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हो मुझ पर। बाखुदा बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लिबास का इस्तेमाल भी जानते हैं शाह साहब। जो हुलिया बना रखा है आपने अपना, वो माजी में नहीं रहा। लिबास पहन लेना दूसरी बात है, लिबास को सही तरीके से इस्तेमाल करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और ये बात महसूस हो रही है कि आप भी खाए खेले आदमी हैं। अल्लाह मुझे मुआफ़ करे जो मुँह में आए बक देता हूँ। पता नहीं क्या हशर होगा मेरा। खुद ही कहते हो और खुद ही खौफजदा हो जाते हो। मुझे बताओ क्या करूँ। आप सिर्फ एक काम करें शाह साहब, बताओ, मेरी गुस्ताखियों को मुआफ़ करते रहें। मुझे फिर हंसी आ गई। इन्हीं दिलचस्प बातों के दौरान फासला तय हो गया। सहारनपुर में भी आबादी थी, हिंदू और मुसलमानों की आबादी। यहाँ मसाजिद भी थीं और मंदिर भी। ये मंदिर जो पंचम श्री कहलाता था, सहारनपुर के नवाह में वाक़ था। इसके सामने एक इंतहाई वसी मैदान फैला हुआ था, जिसमें ज़्यादातर पीपल के दरख्त फैले हुए थे। पीपल हिंदुओं के लिए तबर्रक होता है, और उनके देवी देवता और पूजा पाठ पीपल के दरख्तों ही से होती है। यहाँ भी दरख्तों के तनों को चूने से सफ़ेद किया गया था, और उनके दामन में न जाने क्या क्या सवांग रचाए गए थे। पंचम श्री का मंदिर रंग बिरंगी झंडियों और पत्तों से सजा हुआ था। आज उनका कोई अहम दिन था। यात्री दूर दूर से आए हुए थे। जगह जगह टोलियां नजर आ रही थीं, ख़ैमे लगे हुए थे, मुख्तलिफ किस्म के तमाशे भी हो रहे थे, दुकानें लगाई गई थीं, हलवा पूरी, भाजी, तरकारी, खाने पीने की और बहुत सी चीज़ें। मिट्टी की मूर्तें जिनके स्टॉल जगह जगह लगे हुए थे, और उन्हें बेचने वाली देहाती औरतें थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि हुस्न सादा बड़ा पुरवकार होता है। लंदन, पेरिस, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन और ना जाने कहाँ कहाँ का हुस्न मेरी आंखों के सामने आ चुका था। हर जगह का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि सफ़ेद साड़ियों में मलबूस ये हुस्न का पैकर जिनके चेहरों पर ज़िंदगी खेलती है, उन सब से मुख्तलिफ थीं। मोटी मोटी हसीन आंखें, माथे पर लगी हुई बिंदिया,
पत्थर से तराशा हुआ बदन जो लिहाज़े नुस्वानियत को भरपूर करता है। मॉडर्न ख़वातीन शोबिस की लड़कियां मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेती हैं। पुरहवस निगाहें उनके उज़्व उज़्व को नापती हैं। वो अपने बदन पर मुख्तलिफ मसनूई तरीके से मेहनत करती हैं, लेकिन वो इन कुदरती हुस्न से मालामाल लड़कियों का अशरे अशीर भी नहीं होती, जिनका बदन तमाशबीनों की निगाहों के सामने नहीं जाता। मैंने खसूसी तौर पर उस वक्त इन तमाम बातों पर गौर किया था। ये मिर्ज़ा ज़हीर बेग जैसा शैतान आदमी इस वक्त मेरे साथ था, एक पर तबसरा कर रहा था। उसकी निगाहें मसनूई हुस्न का जायज़ा ले रही थीं और मैं उस वक्त कुदरती हुस्न में डूबा हुआ था। पांस खड़े करके उनमें रस्से बांधकर तमाशे दिखाने वाले नट, छोटी छोटी सारंगियों पर नगमे बजाती हुई औरतें, कहीं कुछ। मंदिर की जानिब तो हमने रुख ही नहीं किया, क्योंकि जाहिर है हमारा उससे कुछ वास्ता नहीं था। लेकिन मेले की दिलकशी सचमुच अपने आप को जज्ब करती थी और मैं भी इससे पूरी दिलचस्पी ले रहा था कि अचानक ही मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने मेरा शाना दबाया और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। ज़रा उधर देखिए। मैंने सफ़ेद साड़ी में मलबूस 2 लड़कियों को देखा। दोनों बिल्कुल हमशक्ल थीं, एक जैसा चेहरा, एक जैसे बाल, एक जैसा कद। वो एक खैमे के सामने बैठी हुई लोगों के हाथ देख रही थीं। खैमे के दरवाजे पर लिखा हुआ था ज्योतिष विद्या। मैंने ज़हीर बेग की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या कोई ख़ास बात है? चुपड़ी और दो। ज़हीर बेग ने होंठों पर ज़ुबान फेर कर कहा, ज़हीर बेग भाई, इसके आगे पीछे तो मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि नाश्ता करके नहीं आया। उसके जुमले पर मैं बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने कहा, हाँ अच्छी है। शाह साहब कुछ तफरी करने को जी चाह रहा है। कैसे? ज्योतिषी हैं वो, हाथों की लकीरें देखकर मुस्तकबिल का हाल बता रही हैं। क्या हमें अपने मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है? कहना क्या चाहते हो? चलिए तो ज़रा मुस्तकबिल का हाल मालूम हो जाएगा। ज़हीर बेग ने लाड से कहा और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम्हारा मुस्तकबिल तो मैं बता सकता हूँ हजूर, आप तो सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन क्या उनके करीब पहुँचने को दिल नहीं चाहता आपका? खुदा की कसम खूबसूरत हैं, देखिए ना ज़रा। और फिर दोनों, मैं तो कहता हूँ इतने मिलते हुए चेहरे बहुत कम नजर आते हैं। शायद जुड़वा बहने हैं। हाँ, हो सकता है। चलिए ना, हाथ दिखा लें, बल्कि हाथ दिखा दें। ज़हीर बेग ने फिर उसी अंदाज में कहा और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। लड़कियां अलग 2 अफराद के हाथ देख रही थीं। उनमें एक औरत थी और एक मर्द। लड़कियां हाथ देखती रहीं। काफ़ी लोग थे जो हाथ दिखाने के ख्वाहिशमंद थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लड़कियां थोड़ा सा मुआवजा भी ले रही थीं। फिर मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने एक लड़की के सामने अपना हाथ कर दिया। लड़की ने 5.25 रुपये तलब किए थे। मिर्ज़ा ने 10 का नोट निकाल कर उसके सामने रख दिया और बोला, मेरे हाथ 10 रुपये वाला देखिए श्रीमती जी। लड़की ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और बोली, क्या मालूम करना चाहते हैं आप? वो सब कुछ जिसका ताल्लुक मेरी ज़िंदगी से है। जीवन की किताब तो बहुत बड़ी होती है, उसका हर पन्ना तो नहीं पढ़ सकती। सिर्फ 2 पढ़ लीजिए जिसका ताल्लुक मुझसे और आपसे हो, ज़हीर बेग ने कहा। लड़की अहमक नहीं थी। उसके इन अल्फाज पर उसने चौंक कर देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। दिखाइए। वो चंद लम्हात ज़हीर बेग के हाथ को देखती रही। दूसरा हाथ देखा। दूसरी लड़की जो खाली हो गई थी उसने मुझसे कहा, आप भी रेखाओं का हाल मालूम करेंगे? ज़रा पहले इनकी रेखाओं की किताब पढ़ लेने दीजिए, मैंने जवाब दिया। दूसरी लड़की चंद लम्हात के बाद ज़हीर से कहने लगी, जीवन में सुख ही सुख देखा है आपने, कभी दुखों से नहीं गुजरे। झूठ, ज़हीर बेग ने कहा और लड़की चौंक कर उसे देखने लगी। आपके हाथ की रेखाएं यही बताती हैं कि कभी आपको दौलत की कमी नहीं हुई। जो मन चाहा खर्च किया है, जो मन चाहा है खाया है, जो मन चाहा है पहना है। खाने पीने और खर्च करने से दुख तो कम नहीं हो जाते। तो फिर आप दुखों की बात करती हैं ना? हाँ, दुख तो बहुत से होते हैं। किसी की बेवफाई का दुख, किसी की बेइतनाई का दुख। ऐसे दुख तो मेरे जीवन में बहुत से हैं मैडम। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं उन दुखों की बात नहीं कर रही। वैसे आप बड़े शरीर, बड़े कठोर हैं। इंसानों को धोखा देना आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या वाकई? रेखाओं की बात करती हूँ मैं। ज़ाती तौर पर मैं आपको क्या जानूँ? क्या मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? ज़हीर ने पूछा और लड़की की मुस्कुराहट सुकड़ गई। फिर बोली, ना बाबूजी, बेहतर यही है कि सिर्फ अपने काम से काम रखिए। आप चाहें तो अपने 5.25 रुपये वापस ले सकती हैं। ये 5.25 रुपये बीच में कहाँ से आ टपके? ज़हीर बेग ने कहा। और कुछ मालूम करना चाहते हैं आप? अब आप मेरा हाथ देखिए। मैंने अपना हाथ सामने कर दिया। इत्तफाक से उस वक्त कोई दूसरा हाथ दिखाने वाला मौजूद नहीं था। दोनों लड़कियां मेरे हाथ की जानिब मुतवज्जा हो गईं। उनमें से दूसरी लड़की ने मेरे हाथ को देखा और एकदम चौंक पड़ी। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल से लकीरों का हिसाब लगाती रही। उसने ये हिसाब एक कागज़ पर लिखा।
उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। फिर उसने दूसरी लड़की को मुखातिब करके कहा, सरला, हाथ देखा तुमने? हाँ। क्या ये पदमपूर्णा है? जो कुछ भी है मन में रखो। देख चुकी हो ना तुम? हाँ, पदमपूर्णा। दूसरी लड़की ने भी आखिरी लहजे में कहा। दोनों के चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गए। मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने आहिस्ता से कहा, मारे गए ना शाह साहब, यहाँ भी पाला। आप कहीं हमारी दाल न गलने देंगे? मैंने दिलचस्पी से एक लड़की से कहा, पदमपूर्णा क्या होता है? क्या आप इसके बारे में मुझे नहीं बताएंगी? लड़की ने दूसरी लड़की की जानिब देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आप कहाँ रहते हैं बाबूजी? ये क्या बात हुई? मेरे जीवन का हाल बताने की बजाय तुम मुझसे मेरे घर के बारे में मालूम कर रही हो। बुरा ना मानिएगा। मेरा मतलब है मेरे पिताजी पंडित हरिराम आपसे मिलना चाहेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि वो सारा जीवन किसी पदमपूर्णा की तलाश में रहे हैं। कहते रहे हैं हमसे कि अगर कोई पदमपूर्णा मिल जाए तो जीवन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। बाबूजी, उन्होंने हमें पदमपूर्णा की रेखाओं के बारे में बताया था। अगर हमारा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप पदमपूर्णा हैं। आखिर ये पदमपूर्णा होता क्या है, मुझे भी तो बताओ। उसके जीवन का हाल उसकी रेखाओं में नहीं होता। उसकी रेखाएं तो लम्हा लम्हा रुख बदलती रहती हैं और बड़े से बड़ा ज्योतिषी उन रेखाओं के सही रास्ते मुतय्यन नहीं कर सकता। हो सकता है आपने कभी अपने हाथों की लकीरों पर गौर नहीं किया हो। आपके हाथों की लकीरें दिन और रात अपना रुख बदलती रहती हैं। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, मैं क्या बल्कि हम क्या, कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषी आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। पदमपूर्णा का सारा जीवन गहरी तारीकियों में छुपा होता है। धत तेरे की, मैंने गर्दन हिलाई। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि शबलीस दर हकीकत एक अजीबोगरीब मखलूक होती हैं। ना उनके जहन की गहराइयों में झांका जा सकता है, ना उनके हाथों की लकीरें यकसा होती हैं। खैर, लकीरों का चक्कर तो मैं भी फजूल ही समझता था। भला जिंदगी की किताब कहाँ तहरीर कर दी जाती है? हाथों की लकीरें ना हुई, किसी पेंट दवा का फार्मूला हो गया कि उसमें ये शामिल किया गया है। लेकिन बाहर तौर दिलचस्पी की खातिर लोग इन बातों पर भी यकीन कर लिया करते हैं। इन दिनों स्टार्स का चक्कर चला हुआ है। ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पर अपने सितारों के बारे में जानना चाहती हैं। हर एक ने अपना अपना सितारा मुंतखब कर लिया है और उससे मुतल्लिक जो बात भी होती है वो अपने आप पर हावी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहती हैं। दोनों लड़कियां लगावट भरी निगाहों से मुझे देख रही थीं और मिर्ज़ा ज़हीर बेग बुरी बुरी सूरतें बना रहा था। उसने कहा, हम भी कोई पूर्णा बन सकते हैं श्रीमती जी। हमारा भी अपना कोई मियार मुकर्रर कर दिया जाए। जिस लड़की ने ज़हीर बेग का हाथ देखा था वो चौंक कर उसे देखने लगी, फिर बोली, हाँ हैं तो सही। अपना पता नहीं बताओगे? हलक के रास्ते दिल तक आ जाए दरवाज़ा खुला मिलेगा। मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने कहा और मेरी हंसी छूट गई। दूसरी लड़की भी हंस कर बोली, बड़े कठोर हैं आप। पता बता दीजिए ना अपना। बता दूं शाह साहब? पता पूछ कर क्या करेंगी आप देवी जी? मैंने उस लड़की से पूछा जिसका नाम सरला लिया गया था। पिताजी आपसे मिलना चाहेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। क्या करेंगे मुझसे मिलकर? आप उनसे बात कर लीजिए ना, क्या हर्ज है आखिर? हाँ, क्या हर्ज है। आप दोनों अपने पिताजी को लेकर आएंगी ना हमारे पास? हाँ आएंगी। कब? पंचमशीरी के मेले के ख़त्म होने के बाद। खाना हमारे साथ ही खाइएगा, मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने कहा। दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगीं, फिर बोली, नाम तो बता दीजिए अपना। यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। नाम ना पूछे तो अच्छा है। क्यों? वो हिंदू मुसलमान का चक्कर चल जाएगा। भला देवी जी, आप कहाँ पसंद करेंगी कि किसी मुसलमान के घर आएं? नहीं, हम इतना ताज्जुब नहीं रखते। कोई हिंदू हो या मुसलमान, इंसान तो होगा। तो फिर मैं आपको पता बताए देता हूँ। आपसे आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। मैंने ज़हीर बेग को देखा, लेकिन उसने जानबूझकर मेरी जानिब से निगाहें हटा ली थीं, इस खौफ से कि मैं कहीं मना न कर दूं। फिर उसने अपना पूरा पता दोहरा दिया और कहने लगा, हम बेचैनी से आपका इंतज़ार करेंगे। मेला तो कल ख़त्म हो ही जाएगा। कल कहाँ ख़त्म होगा, परसों ख़त्म होगा। वैसे आप लोग कहाँ से आई हैं? ज्वालापुर से। पंडित हरिराम ज्वालापुर के बहुत मशहूर ज्योतिषी हैं। जब भी कभी मन चाहे आप वहाँ आकर उनके बारे में मालूमात हासिल कर लें। आप दावत तो दें। देखिए हम सर के बाल लाते हैं, मिर्ज़ा ज़हीर बेग बोला। इन्हें भी लाएंगे ना? ये वादा तो नहीं कर सकते। इसके सिलसिले में आप बराह रास्त इनसे ही बात कर लेना। आइए ना कभी हमारी बस्ती। ज्वालापुर छोटी सी मगर बड़ी खूबसूरत बस्ती है। जी जी, मैंने आहिस्ता से कहा और फिर ज़हीर बेग से बोला, चलोगे नहीं? हाँ, चलना तो पड़ेगा, ज़हीर बेग बददिली से बोला। इस दौरान कुछ और हाथ दिखाने के शौकीन वहाँ आ गए। चुनाचे ज़हीर बेग ने कहा, आपने इनका भी हाथ देखा है ना? ये 10 रुपये और रख लीजिए।
तो फिर वादा रहा परसों आने का। दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगीं। मैंने ज़हीर बेग को शाने से पकड़कर आहिस्ता से आगे धकेला और वो वहां से चल पड़ा। लड़कियां दूर तक हमारा जायजा लेती रहीं। मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने कई बार पलट पलट कर देखा था। फिर उसने कहा, इसे कहते हैं शहबाला। क्या मतलब? दुल्हा आप हैं तो शहबाला बन गया हूँ। मैं हंसता रहा। ज़हीर बेग की बातें वाकई दिलचस्प हुआ करती थीं। इसके बाद हम मेले की दिलचस्पियां देखते रहे। हिंदू यात्रा करने आए थे और मुसलमान सिर्फ तफरीह करने। सूरज छुपने लगा। अंदाज़ा हो गया था कि मेले की तफरीहात रात को देर तक जारी रहेंगी, लेकिन इतना घूम फिर लिए थे कि अब मजीद गुंजाइश नहीं रही। चुनाचे वापसी के लिए चल पड़े। रास्ते में मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने कहा, आकिल शाह साहिब, दर हकीकत आज इस हकीकत का इंकशाफ हुआ है कि जिसे सब कुछ हासिल होता है वो बड़ा सेर चशम होता है और उन चीज़ों की तरफ नहीं दौड़ता जिनकी ख्वाहिश दूसरों के दिलों में चुटकियाँ लेती रहती है। अब ये पदम पूर्णा क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मैंने देखा है कि दोनों लड़कियां बड़े वालेहाना अंदाज में आपको देख रही थीं। वो गैर हैं मिर्ज़ा ज़हीर बेग, गैर मज़हब हैं। अगर वो दिलचस्पी से हमें देख भी रही थीं तो हमें इससे क्या लेना है? कुछ समझ में नहीं आता। कसम खाने को तैयार हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दिल ये चाहता है कि हसीन चेहरों के झुरमट में जिंदगी का आखिरी सांस तक गुजार दिया जाए। आपका कहना भी दुरुस्त है। लेना देना क्या होता है उनसे, मगर इंसान की अजीबोगरीब ख्वाहिश। बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार तो नहीं हूँ मिर्ज़ा ज़हीर बेग, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि कुछ ख्वाहिशें अपनी एक हद रखती हैं। तलब अगर किसी न किसी शक्ल में बाकी रहे तो बेहतर होती है। हर तलब पूरी होने के बाद मुर्दनी इख्तियार कर लेती है। बेहतर यह है कि उन लम्हात से बचा जाए, वरना ज़िंदगी की दिलकशी ख़त्म हो जाती है। ज़हीर बेग ने कोई जवाब नहीं दिया। हम हवेली वापस आ गए। यहाँ के मामलात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। मैंने ज़हीर बेग से पूछा, क्या आज भी इस बात के इम्कानात हैं कि महरुन्निसा खंडरात में जाएं? कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आज तो कुछ बादल भी छाए हुए हैं। ये दौरे अगर वाकई दौरे हैं तो चांदनी रातों में महरुन्निसा पर पड़ते हैं, वरना बाकी दिनों में आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। कुछ समझ में नहीं आता। रात का खाना मैंने तन्हा ही मेहमान खाने में खाया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब नज़र नहीं आए। हवेली के अंदरूनी मामलात जूं के तूं थे। फिर तकरीबन कोई 10:30 बजे का अमल होगा कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग बुरी तरह बदहवासी के आलम में दौड़ते हुए मेरे पास आए। दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया था उन्होंने। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वह बदहवास लहजे में बोले, आकिल शाह साहिब, आकिल शाह साहिब, खुदा के लिए जल्दी, खुदा के लिए जल्दी। खैरियत तो है मिर्ज़ा साहिब? आज उस पर एक अजीबोगरीब दौरा पड़ा है। आह, खुदा के लिए ज़रा देख तो लीजिए। कोई उसके कमरे में जाने को तैयार नहीं है। अजीब भयानक कैफियत है। मसलन मैंने सवाल किया। नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जल्दी चलिए। एजाज भी अभी अभी आए हैं। मैं उन्हें उसकी तरफ रवाना करके आया हूँ। दुल्हन तो चीख मारकर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई हैं। ज़हीर बाहर मौजूद है। चलिए चलिए, ज़रा जल्दी चलिए। देखिए तो सही, ये बिल्कुल नई बात है। मेरे खुदा, मैं तैयार हो गया। क्या कर सकता था? बहरहाल देखना तो था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के साथ काफ़ी तेज़ तेज़ चलता हुआ हवेली में दाखिल हो गया। मुलाजमों को गालिबन इस तरफ आने से रोक दिया गया। कई मुलाजिम एक जगह जमा थे और परेशान निगाहों से मालिकों की परेशानी को देख रहे थे। हम उनके सामने से गुजरते हुए आगे बढ़े और एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाज़ा खुला हुआ था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग तेज़ी से उस खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और मेरे सामने भी वो भयानक मंजर आ गया। बिलाशुबा एक खौफनाक मंजर निगाहों के सामने था। हसीन तरीन और पुरवकार लड़की महरुन्निसा अपनी मसैरी के बीचों बीच दो जानू बैठी हुई थी। उसके हसीन लंबे लंबे बाल छतरी की मानंद चारों तरफ बिखरे हुए थे और एक गोल दायरे में फैले बिल्कुल सख्त लग रहे थे। एक अजीब सी भिनभिनाहट सुनाई दी। यह भिनभिनाहट महरुन्निसा की गर्दन घूमने की वजह से उसके बालों से पैदा होने वाली आवाज़ से थी। उसकी गर्दन चाबी के खिलौने की मानंद चारों तरफ घूम रही थी। जिस तरह बच्चों का एक खिलौना होता है जिसमें लड़ियाँ लगी हुई होती हैं और चाबी देने से वो तेज़ रफ्तारी से घूमने लगता है। किसी इंसान की गर्दन के इस तरह घूमने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें शानों के साथ कोई जोड़ नहीं होता। महरुन्निसा की सूरत इंतहाई भयानक हो रही थी। आंखें अपने साइज से काफ़ी बड़ी नजर आ रही थीं और चेहरा बिल्कुल कागज़ की तरह सफ़ेद हो रहा था। एक जानिब मिर्ज़ा एजाज बेग और उनके करीब ही बुरी तरह बदहवास मिर्ज़ा ज़हीर बेग मौजूद था। दोनों फटी फटी आंखों से महरुन्निसा को देख रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरे हवास पर भी खौफतारी हो गया, लेकिन फिर मैंने अपनी कैफियत दुरुस्त की। रीता दत्त के चेहरे के वो चमकदार आबले मेरे सामने आ गए। मैं ऐसे किसी मंजर से पहली बार दो चार नहीं हुआ था।
मैंने अपनी उन्हीं कुव्वतों को आवाज़ दी और थोड़ा सा आगे बढ़कर मेहरुनिसा की मसहरी के सामने जा खड़ा हुआ। अचानक ही उसकी घूमती हुई गर्दन रुक गई, बाल नीचे गिर गए और उसने हैबतनाक आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में कीना तोजी की झलकियां थीं। फिर उसके होंठों से एक भारी मर्दाना आवाज़ निकली। क्या समझता है तू अपने आप को? बोल, क्या समझता है तू अपने आप को? मैं अगर चाहूँ तो तुझे खाको खून में नहला दूँ। तूने जो कुछ किया है उसका खुमियाजा तुझे भुगतना होगा। बचा सकता है तू इस लड़की को हमारे हाथों से? बोल, बहुत बड़ा वली बनता है तू, बुजुर्ग है। आखिर तू है क्या? मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग सख्ते के आलम में खड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा बुरी हालत मिर्ज़ा ज़हीर बेग की थी। एजाज बेग पर भी सख्ता ही तारी था। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या बात है? मुझसे क्या गलती हो गई? पिछली रात क्या करके आया है तू? हमारे घर में आकर घुसा और फिर उस बच्चे को मारा तूने? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? अरे इंसान है, जवानी की उम्र है, भटक ही जाते हैं बच्चे, ये सलूक किया जाता है उनके साथ। बोल, हम क्या करें इसके जवाब में? बात मेरी समझ में आ रही थी। पिछली रात मैंने जो कुछ किया था मुझे याद था। दूसरे कुछ समझते या ना समझते, हकीकत मैं जानता था। मैंने कहा, मेरे अमल का बदला तुम इस लड़की से ले रहे हो। बचा ले, बड़ा दरवेश है तू, बचा ले इसे। मेहरुनिसा की आवाज़ में किसी और ने कहा और फिर अचानक मेरे दिमाग में तारीकियां उभरने लगीं। शबलीसियत पर चोट पड़ी थी। मेरी जहनी कुव्वतें कुल बुलाने लगीं। मेरे खदोखाल बिगड़ गए। मैंने करख्त निगाहों से मेहरुनिसा को देखा। मैं बेकाबू होने लगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, एजाज बेग और ज़हीर बेग खौफ और दहशत के आलम में इस अनोखे तमाशे को देख रहे थे। बात मेरी समझ में आ चुकी थी और मैं तैश में आ गया था। मैंने बिगड़ते हुए लहजे में कहा, ना मैं दरवेश हूँ ना आलिम, बहुत मामूली सा आदमी हूँ मैं, लेकिन तुम जो कोई भी हो ज़रफ़ से खाली हो। मुझसे इंतकाम ना ले सके और इस बेचारी लड़की को काबू में कर लिया। तुझसे तो इस तरह निपटा जाएगा कि देखने वाले देखेंगे। मेहरुनिसा के हलक से वही भारी आवाज़ निकली और उसकी आंखें मुझ पर आ जमी। उन भयानक आंखों में एक आग रोशन थी और उसका रंग बदल रहा था। गालिबन वो आंखों का सहर मुझ पर इस्तेमाल करना चाहता था जो उस वक्त मेहरुनिसा के वजूद में था, लेकिन यही मार खा गया। अगर वह मुझसे आंखें बचाने की कोशिश करता या कोई दूसरा तरीका हासिल करता तो शायद उसे कामयाबी हासिल हो जाती, क्योंकि ये एक हकीकत थी कि मैं ना आमिल था ना दरवेश, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त कुर्बानी का बकरा था। ऐसे कामों का मुझे कोई ख़ास तजुर्बा नहीं था और ना ही मुझे कोई ऐसा इल्म देकर भेजा गया था जिसके ज़रिए मैं इस किस्म के हालात से निमट लेता। अलबत्ता माजी के तजुर्बात राहबर थे और आंखें ही तो थीं जिन्हें मैं कुदरती अतिये के तौर पर इस्तेमाल करता था। चुनाचे मैंने अपनी जहनी कुव्वतें उस पर मरकूज़ कर दी और दूसरे लम्हे में उन आंखों की आग बुझती हुई महसूस की। उनकी चमक एकदम ख़त्म हो गई और रंग बदलती रोशनी मांद पड़ रही थी। मैंने अपनी तमाम तर जहनी कुव्वतों से उसे बिल आखिर मशहूर कर दिया और फिर मेरे हलक से उर्राई हुई आवाज़ निकली, हाँ तो तूने इंतकाम लिया इस लड़की से मेरी पिछली रात की कार्रवाई का, लेकिन अब एक लम्हे के अंदर अंदर इसे छोड़ दे। इसे बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए और उसके बाद तुम आइंदा इस लड़की को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, समझे? जाओ, इसके वजूद को आज़ाद कर दो और वापस लौट जाओ, वरना इसके बाद मैं दूसरा अमल करूँगा। तुम्हें मज़ीद कोई नुकसान पहुँचे तो मुझे उसका जिम्मेदार मत करार देना। जाओ जाओ जाओ। मेरी आवाज़ भयानक होती चली गई और थोड़ी देर के अंदर अंदर मेहरुनिसा के खदोखाल बेहतर होने लगे। हवा का एक झोंका हम लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। मेहरुनिसा बिस्तर पर गिर पड़ी। वह बहुत निढाल नजर आ रही थी। मैंने दरवाजे की जानिब देखा। ये एहसास मुझे हो गया था कि वो जो कोई भी था मेरे ट्रांस में आ गया था और यहाँ मेरी शबलीसियत की कुव्वत उस पर हावी रही। वो तो अपनी कुव्वतों से काम लेना चाहता था, लेकिन खुदा के फजल से मुझे जो कुव्वत अता की गई थी बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ 87 अफराद को बख्शी गई थी और इसके मुजाहरे आला पैमाने पर हो चुके थे। बहरहाल मेहरुनिसा की कैफियत का फौरी इजहार हो गया और पता चल गया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। चंद लम्हात के बाद उसने आंखें भी खोल दी और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी। फिर उसके चेहरे पर तजस्सुस पैदार हो गया। उसने बिस्तर पर हाथ टिकाए और उठकर बैठ गई। पहले मिर्ज़ा एजाज बेग को देखा, फिर मुझे और फिर कमरे का जायज़ा लेने लगी। इसके बाद घबराए हुए लहजे में बोली, क्या है, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों खड़े हैं आप लोग? तमाम चेहरे खिल उठे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बेख्तियार लपके और मेहरुनिसा के करीब पहुंच गए। कैसी तबीयत है बेटी? ठीक हूँ दादा मियाँ। कुछ हो गया था क्या मुझे? हाँ, कुछ तबीयत ख़राब सी हो गई थी तुम्हारी। ओह,
आप सब लोग मेरी वजह से किस कदर परेशान होते हैं, मुझे बेहद अफसोस है इसका। नहीं बेटे, कोई बात नहीं है। इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी तीमारदारी करनी ही पड़ती है, मिर्ज़ा एजाज बेग ने आगे बढ़कर कहा। ज़रा खुरदरी तबीयत के सख्त गिर से इंसान थे और शायद अब तक वो मेरी आमद से ना खुश थे। बाप होने की वजह से कुछ बोल भी ना पाते होंगे, लेकिन सोचते थे कि ये सब कुछ तमाशा हो रहा है। अलबत्ता आज के तमाशे ने उन्हें मुतासिर किया और ये तासुर उनके चेहरे से झलक रहा था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग मुसर्रत से दीवाने हुए जा रहे थे। मेहरुन्निसा की वजह से उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। फिर उन्होंने ज़हीर से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, बता दो कि मेहरुन्निसा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या कर रही है वो? अभी तक वो नहीं आई। रहने दीजिए दादा मियाँ, आप यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, शायद दौरा पड़ा होगा मुझे। क्या कर रही थी मैं इस दौरे के आलम में? कुछ नहीं बेटी, बस कराह रही थी तुम। हम परेशान हो गए थे और ये बस यूं समझ लो हमारे मसीहा हैं। अच्छा ज़हीर, तुम गए नहीं अभी तक? दादा मियाँ कुछ कहते कहते रुक गए। ज़हीर फौरन बाहर निकल गया। बेगम एजाज बेग हामती कामती अंदर दाखिल हुई। मेहरुन्निसा को देखा और मेरी बच्ची कहकर उससे लिपट गईं। फिर दूसरे लोग भी आने लगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा, आइए आकिल मियाँ, आप आइए, अब ये सारे मामले घरेलू हो गए हैं। मिर्ज़ा एजाज बेग भी पीछे पीछे ही आ गए। ज़हीर अलबत्ता अंदर रह गया। मिर्ज़ा एजाज बेग कहने लगे, आकिल शाह साहब, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं। जी बेहतर, हुक्म दीजिए। अब तो बातें करोगे ही तुम, मिर्ज़ा इख्तियार बेग पुरमुसर्रत लहजे में बोले। हाँ अब्बा मियाँ, असल में अब यह ज़माना कहाँ रहा है ऐसी बातों का, लेकिन आंखों ने जो कुछ देखा अकल ने उसे तस्लीम किया है। खुदा की कुदरत है और जाहिर है हम उसकी कुदरत में दखल अंदाज नहीं हो सकते। आओ बैठो। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दादा मियाँ मुझे और एजाज बेग को अपने कमरे में ले गए। हम नशिस्तों पर बैठ गए तो दादा मियाँ ने कहा, तुम इस बात से मुनहरिफ हो कि रूहों का वजूद नहीं होता, या उस आतिशी मखलूक का जो इंसानों की निगाहों से रूपोश रहती है। मियाँ, ये तो मजहबी किताबों में भी दर्ज है कि आग और मिट्टी की तख्लीक मुख्तलिफ होती है और ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। शाह साहब आप बताइए, क्या जिन्नों का वजूद है? 100% है। जिस तरह दूसरी बहुत बड़ी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, उसी तरह इस बात से भी नहीं। वो तो ठीक है, मैंने इसे इनकार नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ, हाँ ये सब कुछ भी मुमकिन है। हर तरह की मखलूक होती है, आप किसे कहाँ रोक सकती हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ इसमें कोई शक नहीं, आतिशी मखलूक भी अपने अलग मसाइल रखती है, लेकिन बस आकिल शाह साहब क्या अर्ज़ किया जाए। आज आपकी कुव्वत का माशाअल्लाह जो मुजाहिरा देखा है उसने बिल्कुल ही पस्त कर दिया है। अब भला इस सिलसिले में कोई और बात कैसे सोची जा सकती है? खुदा की कसम शर्मिंदा हूँ, सख्त शर्मिंदा हूँ आकिल शाह साहब। आपकी इस छोटी सी उम्र को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि बस क्या बताऊँ, बड़ी शर्मनाक सोचें थी मेरी। आप बुरा मान जाएंगे अगर उनका इजहार कर दूँ तो। नहीं नहीं, करो करो इजहार, मिर्ज़ा इख्तियार बेग तंजिया अंदाज में बोले। नहीं अब्बा मियाँ, आज शर्मिंदा हूँ, खुलूस दिल से शर्मिंदा हूँ, और ये शर्मिंदगी दायमी है। आप यूँ समझ लीजिए कि अब मैं हर इल्म वाले की ताज़ीम करूँगा। ताज़ीम करूँगा? अपना काम निकल गया तो ताज़ीम करने लगे। नहीं मिर्ज़ा साहब, हकीकत यह है कि एजाज बेग साहब ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरा पूरा इत्तफाक करता हूँ। इल्म दीन सीखने के लिए अपनी मेहनत और लगन होनी चाहिए, ये एहसान नहीं होता किसी पर, और ऐसे लोगों को खुद भी हाथ पांव हिलाकर अपने लिए रिस्क कमाना चाहिए और उसके बाद इल्म दीन सीखने चाहिए। हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना, रोटियां खाना और प्रचार ये करना कि हम दीनी तालिब इल्म हैं, ये कोई बेहतर बात नहीं है। खैर, हम गलत सिमत इख्तियार कर गए। तुम्हारा क्या ख्याल है मियाँ, क्या अब भी मेहरुन्निसा को तंग किया जाएगा? सूरत हाल अभी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं है। आपने महसूस कर लिया कि क्या गुफ्तगू की गई, गोया अभी हमारे दरमियान चपकलिश है। अरे हाँ, वो पिछली रात का क्या वाक़या है? मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमेशा ही बेख्तियार हो जाया करते थे। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मिर्ज़ा साहब, बराए करम ऐसी बातें ना पूछा करें, क्योंकि अहानत होती है उन लोगों को, और मैं बाहर तौर दुश्मनी नहीं चाहता। आप ठीक कहती हैं, वाकई आप ठीक कहती हैं, एजाज बेग ने कहा। उस वक्त सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले, अभी आप जाएंगे नहीं आकिल मियाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए अल्लाह ने आपको बुजुर्गी दी है बेशक, लेकिन मुझे भी उम्र की बुजुर्गी दी है और एक बड़े की हैसियत से।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मेरी महरुनिसा बिल्कुल बेहतर ना हो जाए और हमें इत्मीनान ना हो जाए, आप जाएंगे नहीं। मैं इसके लिए कब जिद कर रहा हूँ जनाब, लेकिन अब मुझे अपने क्वार्टर में जाने की इजाज़त तो है। अरे हाँ, आइए, हम आपको वहाँ पहुँचा दें। अब्बा मियाँ अगर मुनासिब समझें तो अंदर ही कोई कमरा इन्हें दे दें। वहाँ तकलीफ़ होती होगी इन्हें। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ बेहद मुतमईन हूँ, मैंने जवाब दिया। दोनों बाप बेटे मुझे मेरे क्वार्टर तक छोड़ने आए थे। उनके जाने के बाद मैंने लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर इस दिलचस्प तमाशे के बारे में सोचने लगा। क्वार्टर में तनहा था। जो वाक़यात पेश आए थे उनसे मुकम्मल तौर पर यह एहसास हो चुका था कि मैंने निहायत ताकतवर लोगों से झगड़ा मोल ले लिया है। इसके नताइज कुछ भी निकल सकते हैं, मोहतात रहना चाहिए। एक बार फिर शाह मौजू, सूफ़ी इब्राहिम वगैरह के बारे में सोचा। उन लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाद दी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी से निमटने के लिए मुझे वसाइल नहीं मुहैया किए। पता नहीं क्या अंजाम होगा मेरा। बाहर तौर अब जो कुछ भी हो भुगतना तो है ही, मैंने दिल ही दिल में सोचा और एक ठंडी सांस लेकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद नींद भी आ गई, जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी थी। दिन को 11 बजे तक सोता रहा। इस दौरान अंदर ना जाने क्या क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। जागा तो एक मुलाजिम गालिबन इस काम के लिए मखसूस था। उसने मेरे जाग जाने की इत्तला अंदर दी। थोड़ी ही देर के बाद ज़हीर मेरे पास पहुंच गया। हजूर, किबला, मुर्शद, आकिल शाह साहिब, नाश्ता फरमा लीजिएगा, अंदर इंतज़ार हो रहा है आपका। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, यार इन तकल्लुफ़ात से मुझे शर्मिंदगी होती है। अजी शर्मिंदा तो हम हैं आपसे, लेकिन अपनी शर्मिंदगी का इजहार बाद में करेंगे। फिलवक्त दादा जान, वालिद साहिब मोहतरम और वालदा साहिबा आपके नाश्ते के लिए बेचैन हैं। मेरा ख्याल है 1 दर्जन चक्कर लग चुके हैं आपके इस क्वार्टर शरीफ के, लेकिन हुक्म दिया गया था कि नींद पूरी हो लेने दी जाए, जगाया ना जाए। वैसे किबला मैं बड़ा गुनाहगार किस्म का इंसान हूँ और आप मेरे गुनाहों को हमेशा हमेशा बल्कि ताहयात मुआफ़ करने का वादा कर चुके हैं। इसलिए ये अर्ज़ कर दूँ कि बड़ी अहम पोस्ट हासिल कर ली है आपने। हर शख्स आपके सामने सर झुकाए हुए है, और तो और वो दोनों भी जिस तरह आपको देख रही थी, कभी नहीं बोल सकूँगा मुर्शद, कभी नहीं भूल सकूँगा। मुआफ़ फरमा दीजिएगा मेरी गुस्ताखी को। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अच्छा, फजूल बातों से गुरेज करो, नाश्ते के लिए चलना होगा। कमाल कर रहे हैं आप, यानी कि वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रही हैं और आप अभी सवाल जवाब में ही मसरूफ़ हैं। महरुनिसा कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, अंदर चलकर देख लीजिएगा। अभी ज़हीर मुझसे ये बातें कर ही रहा था कि एजाज़ बेग साहिब आ गए। हम दोनों मुस्ताद हो गए। एजाज़ बेग ने कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ आकिल शाह साहिब, असल में एक ज़रूरी काम से जाना था, वरना दिल नहीं चाह रहा था। आज आप ही की खिदमत में हाज़िरी देते रहने का इरादा था। शाम को जल्द वापस आ जाऊँगा, इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग मेरे मसले में बिल्कुल तकल्लुफ़ ना कीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल मुतमईन और मसरूर हूँ। खाना पीना भी मेरा यहीं तक रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़हीर मियाँ से भी कह रहा था कि नाश्ते के लिए अंदर जाने की बजाय अगर यहीं। हाँ, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बेहतर समझते हैं तो ठीक है। जाओ ज़हीर, नाश्ता ले आओ। बता देना अपनी अम्मी को कि शाह साहब यहीं नाश्ता करना चाहते हैं। अच्छा तो शाह साहब, मुझे इजाज़त। बहुत बेहतर, आप लोग अपने मामलात में मसरूफ़ रहिए। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ और उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक कि अजीज़ा महरुनिसा बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। ज़हीर चला गया। एजाज़ बेग साहिब भी चले गए और मैं फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। बेचारे बहुत मुतासिर हो गए थे रात की सूरत हाल के बाद। लेकिन देखना यह है कि अब मेरी क्या दुर्गत बनती है। मुलाजिम नाश्ता ले आए। आज के नाश्ते में भी नुमाया फ़र्क था। न जाने क्या क्या भेज दिया गया था मेरे लिए। ज़्यादा शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब ज़हीर बेग की वालदा मोहतरमा तशरीफ़ ले आईं। बड़े अदब से मुझे सलाम किया और कहने लगी कि दोपहर के खाने के लिए कोई फरमाइश करूं। मैंने हंसते हुए कहा, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे यह अर्ज़ करूं कि ज़हीर मेरे हम उम्र हैं और मैं उन्हीं की मानंद हूं। जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां मेरे सपुर्द कर दी गई हैं उन्हें सरअंजाम देने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि आप मेरे साथ भी वही सलूक करें जो ज़हीर मियाँ के साथ करती हैं। बहुत बड़ी बात है और सच्ची बात यह है कि अल्लाह जब किसी को कुछ देता है तो वो सर झुका लेता है। यही उसकी बड़ाई की दलील है। ठीक है आकिल मियाँ, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं इसी के मुताबिक अमल करूँगी। मुझे वाकई बहुत मुसरत होगी। जहाँ तक खाने पीने का मसला है, हर चीज़ खाता हूँ और शौक़ से खाता हूँ। ज़हीर की आंखों में फिर शरारत उभर आई, लेकिन माँ की मौजूदगी की वजह से कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर के बाद वो चली गई तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर दोजानू हो गया। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। ये क्या हरकत है? पीरो मुर्शद, बेहतर यह है कि आप मुझे मुर्गा बना दीजिए। क्यों भाई?
दिल चाहता है आपसे निहायत बेतकल्लुफ़ी से पेश आऊं। वालदा मोहतरमा को तो बुजुर्ग होने की हैसियत से यह दर्जा मिल गया, लेकिन इस फिदवी की क्या कैफियत है उसका आपको यकीनी तौर पर अंदाज़ा होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? रात को मजीद जो कुछ देखा उसने अकल ठिकाने कर दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ आज तक आपके पास है उसके तहत तो जी ये चाहता है कि बस जब भी आपके सामने से गुजरा जाए एहतराम से सर झुका के सलाम करके गुजरा जाए। लेकिन मुर्शद को जो दूसरी मुराद हासिल हैं वो मजबूर कर रही हैं कि ज़रा सी दोस्ती का रंग भी इख्तियार किया जाए। जब वालदा मोहतरमा को माँ का दर्जा मिल सकता है तो क्या इस हकीर पुर तकसीर फ़कीर को दोस्त का दर्जा नहीं मिल सकता? तो अब तक क्या सूरत हाल रही है ज़हीर बेग? मैंने कहीं तुम पर अपनी बड़ाई का इजहार किया है? मुझ पर तो नहीं किया जनाबे मन, लेकिन बाकी सबको तो चकरा कर रख दिया है। खुदा की कसम, रात को जो कुछ हुआ है उसे ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। आपने मुझे इस बात का कायल कर दिया है कि महरुनिसा शरारत नहीं कर रही है और ना ही इंतहा पसंदी पर आमादा है, बल्कि अब तक मैं यही सब कुछ सोचता रहा था। हाँ, ऐसी बात नहीं है ज़हीर, अब तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस बात का। बहरहाल वो ठीक हो जाए, मुझे सिर्फ यही आरजू है। यकीनन ठीक हो जाएगी पीरो मुर्शद, लेकिन साथ ही साथ इस फिदवी के लिए भी कुछ कर डालिए। अजीब अहमक हो भाई, आखिर चाहते क्या हो तुम ज़िंदगी ऐश से गुजार रहे हो, तफरीहात भी कर रहे हो, और क्या दरकार है? वो आएंगी, दोनों की दोनों आएंगी। कौन? वही ज्योतिषी लड़कियां। तो फिर बस क्या अर्ज़ करूं, अजीब बीमारी है। दिल चाहता है कि हसीन लड़कियों के झुरमट में रहूं और यूं ही ज़िंदगी तमाम कर दूं। अब इस सिलसिले में जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ थोड़ा बहुत फजूल बातों से गुरेज करो। कल उनसे मुलाकात तो करेंगे ना? आ जाएंगी तो मिल लेंगे, क्या हर्ज है, मैंने कहा। ज़हीर ना जाने क्या क्या बातें करता रहा। बहरहाल उसकी बातों में लुत्फ़ आता था। अब तक तो जो कुछ हुआ था हुआ ही था, लेकिन शाम के तकरीबन 4 बजे थे उस वक्त जब महरुनिसा मेरे पास पहुंच गई। महरुनिसा अब तक जिस कैफियत का शिकार रही थी वो बड़ी अजीब थी। मुझसे उसकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी, बस या तो उन रातों में देखा था जब वो दीवानगी के आलम में बाहर निकल रही थी, या फिर पिछली रात देखा था जब वो सख्त अजाब में गिरफ्तार थी। इस वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। उसके अक़ब में दादा मियाँ भी थे। गालिबन उसने रुक कर उनसे इजाज़त ली थी कि वो उसके साथ ना आएँ। दादा मियाँ बाहर ही रुक गए। मैंने उसका खुश दिली से खैर मकदम किया। वो अंदर दाखिल हो गई, खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, कुछ वक्त ले सकती हूँ आपका? आओ महरुनिसा, आओ बैठो। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बिल्कुल, आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहो क्या बात है? आपको मेरे बारे में क्या इल्म है? बस इतना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम मुश्किल का शिकार हो। पिछली रात क्या हुआ था? कहा ना तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं और यह भी मालूम हुआ है कि आपने मेरी वजह से काफ़ी मुश्किलात उठाई हैं। आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है आकिल शाह साहब, मैंने आपको देखा था। सच बताऊँ, यही तसव्वुर मेरे जहन में भी उभरा था जो मुझसे पहले मेरे वालिद एजाज बेग साहब के दिल में था। उन्होंने इसका इजहार किया था और मैंने उसकी तस्दीक की थी। मुझे मालूम हो चुका है, लेकिन अब इस तज़किरे का क्या सवाल है? मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे। महसूस ना करो, मैंने भी बुरा नहीं माना किसी बात का। और फिर उन लोगों का कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कुछ नहीं हूँ। बस यूँ समझ लो थोड़ी सी शुद्ध-बुद्ध है, बाज़ मामलात में उसी से काम ले लेता हूँ। लेकिन आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे। हाँ करो। क्या मैं वाकई ठीक हो जाऊँगी? यकीनन, तुम यकीनन ठीक हो जाओगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बातें करनी हैं। हाँ ज़रूर, मैं जवाब दूंगी, उसने कहा। मिर्ज़ा ज़हीर बेग का कहना है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती थीं। ज़हीर भी मेरे साथ ही था। आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मुफाहमत थी। हाँ, हमारी मोहब्बतें एक दूसरे के लिए वक्फ़ हैं और कोई भाई बहन नहीं है हमारा। ज़हीर का कहना था कि आप इंतहा पसंद हैं। शायद थोड़ी सी ज़िद तो है तबीयत में। अगर लोग इसे इंतहा पसंदी का नाम देते हैं तो दें। वैसे कभी गलत बात पर ज़िद नहीं की, लेकिन जो सही बात हो और मुझे गलत करने के लिए कहा जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खैर, ये तो जायज़ बात है। बस इतना ही था। आप यकीन कीजिए कि तालीम से मुझे इतनी दिलचस्पी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। ऐन इम्तिहान के दिनों में मुझे बुलाया गया और कहा गया कि मेरी शादी की जा रही है। बस मुझे इसी बात से इख्तलाफ था। वालिदैन का औलाद पर पूरा पूरा हक होता है, खुसूसन लड़कियों पर यह हक भी उन्हें हासिल होता है कि वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी की जगह उनकी शादियां कर दें। मैं हकीकतों को निगाह में रखकर ये अच्छी तरह जानती हूँ और मानती हूँ कि वालिदैन कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते,
लेकिन कम से कम इतना हक तो दिया जाए औलाद को कि उनसे ये पूछ लिया जाए कि अभी वो इस पर राज़ी हैं या नहीं। ज़हीर बे का कहना था कि आपने इस सिलसिले में इंतहा पसंदी करते हुए अपने आप को इस कैफियत में ज़ाहिर किया। नहीं, यह हकीकत नहीं है। मैं आपको एक एक सच बता रही हूँ। जाहिर है आप जैसे आदमी से कुछ छुपाना वैसे भी मुमकिन नहीं होगा। मैं शादी बेशक नहीं करना चाहती थी और इन लोगों की इस हरकत पर मुझे गुस्सा आया था और वह मुसलसल मुझे मजबूर करने पर तुले हुए थे। और एक दिन तंग आकर मैं झुंझलाए हुए अंदाज में घर से बाहर निकल गई और फिर खासी दूर तक चली गई, उन्हीं खंडरात में जो आप देख चुके हैं, जैसा कि मेरे इल्म में आया है। हाँ, फिर मैंने दिलचस्पी से सवाल किया। खंडरात आसेब ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को नहीं मानती थी। वहाँ जाकर मुझे बड़ा सुकून मिला क्योंकि मैं शदीद गुस्से के आलम में वहाँ गई और उस वक्त मुझ पर सख्त हैजान तारी था। मैं उस पुरसुकून जगह एक पत्थर पर बैठ गई और वहाँ बैठकर ये सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इम्तिहान का वक्त निकल चुका था। इन लोगों ने मेरा साल ज़ाया कर दिया, जबकि मैंने बहुत दिल लगाकर और निहायत मेहनत से पढ़ाई की और बस इम्तिहान होने में थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया था। लेकिन यहाँ मुझे मजबूर किया जा रहा था कि सब कुछ छोड़कर शादी कर लूँ। बहरहाल इन्हीं ख्यालात में गर्क थी कि मुझे कुछ आहटें महसूस हुईं। पलट कर देखा तो एक नौजवान आदमी नजर आया, अजीब से लिबास में मलबूस, सांवला सा रंग, चेहरा जैसा भी था लेकिन उसमें दिलकशी थी। मैं उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगी। यही सोचा था मैंने कि शायद वो इधर से गुजर रहा होगा, मुझे देखकर यहाँ आ गया। मैंने उससे बात करना चाही, लेकिन जो ही मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली, अचानक ही मुझ पर एक अजीब सी कपकपी तारी हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा जहन सोने लगा है। इसके बाद मुझे होश ना रहा। ना जाने कितना वक्त गुजरा कि मुझे होश आ गया। मैं एक अजीबोगरीब जगह कुर्सी पर बैठी हुई थी। बड़ा खूबसूरत हॉल जैसा कमरा था जो ना जाने कैसी कैसी चीज़ों से आरास्ता था। मेरे लिए ये तमाम चीज़ें अजनबी थीं। किसी घर के कमरे में ऐसी सजावट नहीं की जाती। बस मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या कैफियत थी उस कमरे की। और मेरी उस कुर्सी से थोड़े फासले पर वो भी बैठा हुआ मुझे देख रहा था। मैं फटी फटी आंखों से उस माहौल को देखने लगी। फिर मुझे गुजरे हुए वाक़यात याद आए और मैं चौंक पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अगवा करके यहाँ लाया गया है और यहाँ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। मैंने खुद को संभाल लिया और उसीले लहजे में बोली, कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले आए हो? वो अजीब इंसान उसी तरह बैठा खामोशी से मुझे देखता रहा। मैं ये महसूस कर रही थी कि मैं उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकती। पहले भी उसकी आंखों में आंखें डालकर मेरी वो कैफियत हुई थी जिसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैंने एक बार फिर अपने वही अल्फाज दोहराए तो उसने आहिस्ता से कहा, मैं बस तुम्हें यहाँ ले आया हूँ और तुम्हें अब यहीं मेरे पास रहना है। क्या बकवास कर रही हो? ये कौन सी जगह है? मुझे मेरे घर जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसके अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली पैदा हुई और वह किसी कदर गमज़दा सा लहजे में बोला, शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं कहती हूँ तुम कौन हो? अपना नाम नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें उस वक्त तक जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं पैदा हो जाती। अजीब इंसान हो, मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और फिर तुम इस तरह मुझे मुजरिमाना अंदाज में उठा लाए हो। तुम क्या समझते हो मैं इस बात पर तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगी। जवाब में उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वह फिर बोला, तुम्हें देखकर ही मुझे छठी का दूध याद आ गया है। और क्या याद दिलाओगी? बहुत ज़्यादा पुरमज़ाह बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मज़ाहियापन एक सेकंड में ख़त्म करवा दूंगी। अब होश में आ जाओ तो बेहतर है। मैं कहती हूँ मुझे फ़ौरन जाने दो, वरना क्या तुम मेरे बारे में थोड़े से गुदाज के साथ नहीं सोच सकती? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुमने सूरत देखी अपनी आईने में? बहुत बदसूरत हूँ मैं, उसने पूछा। मज़ीद बदसूरत हो गए हो इस वक्त मेरी निगाहों में। कोई शरीफाना हरकत नहीं किया तुमने, कोई गैर शरीफाना हरकत भी नहीं की है मैंने। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, जवाब में मोहब्बत चाहता हूँ। थूकती हूँ मैं तुम्हारी शक्ल पर, मैंने कहा और वह रुख बदल कर खड़ा हो गया। गालिबन अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने रुख बदले बगैर कहा, देखो लड़की, तुम मुझे कोई बहुत ही हकीर शख्सियत समझ रही हो। इतना हकीर नहीं हूँ मैं। तुम्हें ज़िंदगी के इतने हसीन तजुर्बात से रोशनास कराऊंगा कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ज़िंदगी के एक ऐसे हसीन तजुर्बे से तो मैं इस वक्त भी रोशनास हो रही हूँ जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मगर मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम जुराइम पेशा होने के बावजूद मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हो। यही तरीका होता है मोहब्बत करने का। मैं कोई तजुर्बाकार इंसान नहीं हूँ, बस मेरे दिल ने तुम्हें पसंद किया और अब जबकि तुम यहाँ पहुँच गई
तो मैं तुम्हें इस जगह ले आया। ये कौन सी जगह है? मेरा घर है। कहाँ है? यही है तुम्हारे शहर में। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे वालिद और मेरे दादा को जब तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो तुम्हारे शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। किसी की मजाल नहीं है जो मेरा बाल भी बीका कर सके। मुझे तैश मत दिलाओ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब तुम मेरी मलकियत हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो चुके हो। मैं तुम्हारी मलकियत हूँ। देखूंगी तुम किस तरह मुझे अपनी मलकियत बनाते हो। मुझे तैश मत दिलाओ। मैंने कह दिया है, मुझे तैश मत दिलाओ। जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से, समझे? जाना चाहती हूँ मैं तुम्हें 1 मिनट का मौका देती हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाने दो, वरना क्या? उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और अचानक मेरे हलक से जोरदार चीखें निकलने लगीं। मैंने हलक फाड़ फाड़ कर चीखना शुरू कर दिया ताकि लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाएं। वो चंद लम्हात के लिए बौखला गया और फिर इधर उधर दौड़ने लगा। फिर बोला, देखो खामोश हो जाओ वरना मेरे हाथों नुकसान उठा जाओगी। जवाब में मैंने और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक मुअम्मर खातून अंदर दाखिल हो गईं। उन्होंने हैरानी से ये मंजर देखा और फिर उसकी जानिब मुतवज्जा होकर बोली, क्या है ये सब कुछ? कौन है ये लड़की? ये मेरी पसंद है मादर मेहरबान। मैं आपसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मैं इसे पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। तुम बहुत आवारा मिजाज हो गए हो शहनाम। तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो, ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। औरत ने कहा, मैंने इसकी इज्जत, इसके एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा है। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता इसके लिए। मैं तमाम तरह रसूलों के मुताबिक इसे अपनी ज़िंदगी में शरीक करना चाहता हूँ। लेकिन ये इंसान है, कुछ भी है मादर मेहरबान। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ। तुम्हारे वालिद को ये बात मालूम होगी कि तुम किसी तरह एक इंसान लड़की को उठा कर ले आए हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्हें खुशी होगी इस बात की। मैं अपनी हर गलती की मुआफ़ी मांग लूँगा। बस यूँ समझ लीजिए, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। नहीं, मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकती। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। जाओ, इस लड़की को वापस छोड़ाओ। लेकिन मादर मेहरबान, क्या तुम मेरे फरमान से बगावत का इरादा रखते हो? औरत किसी कदर गुर्रा कर बोली, बिल्कुल नहीं मादर मेहरबान। मैं तो आपसे रहम की तवक्को रखता हूँ। मेरी शक्ल पर संजीदगी से गौर किया जाए। सुनो, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए और मेरे बस में कुछ भी ना रहे, तुम सबसे पहले इस लड़की को छोड़ आओ। बाद में मैं तुम्हारे बाप से इस बारे में गुफ्तगू करूँगी। देखो वो क्या फ़ैसला सादिर करते हैं। अपने लिए मुसीबत मत मोल लो। तुमने निहायत गलत कदम उठाया है। फिर औरत ने मेरी जानिब मुतवज्जा होकर कहा, मुआफ़ करना लड़की, नादानी हुई है इससे। जो कुछ इसने किया है इसके लिए तुमसे मुआफ़ी चाहती हूँ। मुआफ़ कर देना। जाओ शहनाम, इसे छोड़ कर आओ। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है मादर मेहरबान। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुके हो। मैं बार बार तुमसे एक बात कह रही हूँ और तुम उसको रद्द कर रहे हो। नहीं, मैं रद्द नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रही हो तुम? औरत गुस्से से बोली, मादर मेहरबान, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं इसे चाहता हूँ। ये ताहयात किसी और की नहीं हो सकेगी। इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और मैं भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँगा। जाओ, पहले इसे छोड़ कर आओ, मुअम्मर खातून ने कहा। और फिर इसके बाद वो मुझे घूरने लगी। मुझे उसकी आंखों में फिर वही पहले जैसी भयानक चमक महसूस हुई। मैंने सहम कर आंखें उसकी आंखों से हटाना चाहीं, लेकिन ना हटा सकी और मेरा जहन सोता चला गया। फिर इसके बाद जब मुझे होश आया और मेरे हवास जागे तो मैं वहीं खंडरात में उसी पत्थर पर बैठी हुई थी। हैरान थी, मैं शदीद हैरान थी। वो सब कुछ जो मुझ पर बीता था एक ख्वाब मालूम हो रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल उसे ख्वाब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। और जनाब आकिल शाह साहब, इसके बाद मुझ पर एक सहर सा तारी हो गया। मेरा दिमाग भारी भारी रहने लगा। अक्सर रातों को वही आंखें मुझ पर मुसल्लत हो जाती, खुसूसन चांदनी रातों में मुझ पर एक सहर तारी रहता और मैं उन खंडरात में जा पहुंचती हूँ। वहाँ वो मुझे मिलता है, खामोशी से मेरी सूरत देखता रहता है। कभी कभी वो मुझे अपने साथ उस मकान में भी ले जाता है, लेकिन ऐसे लम्हात में जब वहाँ कोई और नहीं होता, ना वो औरत ना कोई और। उसने आज तक मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, बस खामोशी से बैठा मुझे देखता रहता है। 1-2 बार उसने ये कहा कि अगर मैं चाहूँ तो सारी सूरत हाल हमवार हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी ज़ुबान से कहना पड़ेगा। होशो हवास के आलम में मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस बात पर हमेशा सख्ती के साथ मना कर दिया। उसने यही कहा कि ठीक है, ना मेरी ज़िंदगी को कोई किनारा मिल सकेगा और ना मैं तुम्हें किनारे तक पहुँचने दूँगा। बस ये है मेरी दास्तान।
अगर कुछ होता है तो मुझे उसकी कोई खबर नहीं होती। मेरा जहन दिलो दिमाग गुम रहता है, बिल्कुल गुम। मेहरुन्निसा खामोश हो गई। मैं अजीबोगरीब एहसासात में घिरा हुआ था। अब सारी कहानी वाज़ेह हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि यह आतिशी मखलूक का कारनामा है, लेकिन हवा भी खिसक रही थी। शबलीस होना अलग बात है, इसमें भी कोई शक नहीं कि शबलीसियत की कुव्वतें अभी तक मेरा साथ दे रही थीं। लेकिन अगर कभी सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो क्या होगा? मेहरुन्निसा ने मुझे देखते हुए कहा, अगर आपके दिल में इसके अलावा कोई ख्याल है आकिल शाह साहिब, तो आप जहन से निकाल दीजिए। मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ। वालिदैन से इनहराफ ज़रूर किया मैंने शादी के सिलसिले में, लेकिन इतना नहीं कि उनकी इज्जत लुटाने पर तुल जाती। अगर आप कर सकती हैं तो मेरी मदद कीजिए। मेरे दिल के किसी गोशे में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मतलब है इस हैसियत से जिससे शायद तसव्वुर किया जा सके। मैं खुशी के साथ हर जंजाल से निकलने के लिए तैयार हूँ। आपने जो कुछ भी मदद की है मेरी, मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर हो सके तो मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दीजिए। आपका एहसान मानूंगी मैं। चलती हूँ। वो चली गई। मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन मेरे लिए शदीद परेशान कुन सोचें छोड़ गई थी। यही सोच रहा था कि क्या करूं। फिर खंडरात के वाक़यात याद आए। शहनाम है उस शख्स का नाम। मेरा मतलब है वो शख्सियत जिसने लड़की पर तसल्लुत जमा रखा है। और बाद के वाक़यात भी जहन के पर्दों से टकरा रहे थे। यानी ये कि जब मैं खंडरात में पहुंचा था तो शहनाम ने भैंसा बनकर मुझ पर हमला किया था और सांप बनकर मेरे रास्ते रोकने चाहे थे। फिर मेरे हाथों जख्मी हो गया और यकीनी तौर पर वो उसका कोई हमदर्द ही था जिसने पिछली रात को मुझे चैलेंज किया और बाद में उसे मेरी कुव्वत इरादी के सामने मगलूब होकर वापस जाना पड़ा। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं, गोया जंग का आगाज हो चुका है। इधर की कार्रवाई का भरपूर जवाब उधर से मिल चुका है और अब इसके बाद किसी भी वक्त कोई खतरा सर पर आ सकता है। पता नहीं क्या अंजाम होगा। बाबा मौजू शाह और भाई सूफी इब्राहिम, आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? भाग जाऊं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर? कुछ करना है भाइयों तो मेरी मदद करो। क्यों मुझे मुर्गा बनाने पर तुले हुए हो? मैं दिल ही दिल में सोचता रहा। दिन गुजर गया। जरा सा तजस्सुस, जरा सी सनसनी थी। मेहरुन्निसा का पूरा केस तो इल्म में आ ही गया था। रात को जो वाक़यात पेश आए थे वो भी जहन में चकराते रहे। ज़हीर की दिलचस्प बातें जरा सा जहन हटा लेती थीं, वरना वही फिक्र तरद्दुद था कि इन वाक़यात से कैसे निपटूंगा। रात को ख़ास तौर से होशियार रहा। दिन भर इन लोगों का रवैया मेरे साथ इंतहाई बेहतर रहा, बल्कि जो आओ भगत मेरी शुरू हो गई थी उससे ज़रा सी शर्मिंदगी भी हो रही थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग तो खैर शुरू ही से मेरे साथ बहुत बेहतर रहे, लेकिन अब मिर्ज़ा एजाज बेग भी मेरे मोतक़िद हो गए थे, क्योंकि जो कुछ हुआ था उनकी निगाहों के सामने ही हुआ। रात के खाने के बाद वो बेगम साहिबा, मेहरुन्निसा, ज़हीर बेग और मिर्ज़ा इख्तियार बेग सब मेरे पास आ गए थे और बहुत देर तक क्वार्टर में बैठे रहे। असल में उनके दिल में भी खौफ था और वो सोच रहे थे कि कहीं मेहरुन्निसा की कैफियत पिछली रात जैसी ही ना हो जाए। मेहरुन्निसा की बताई हुई बातें मैंने किसी को नहीं बताईं और इस बात पर वो शायद मेरी ममनून भी थी। कई बार उसने ममनून निगाहों से मुझे देखा। फिर कोई 11:30 पौने 12 बजे का वक्त होगा जब मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा, चलो भाई अब आकिल मियाँ को सोने दें। वाकई इनके पास से उठने को दिल तो नहीं चाहता। मैंने पहले भी कहा था अब्बाजान कि ये अंदर रहें तो क्या अर्ज है, हमारे बराबर वाला कमरा दे दिया जाए इन्हें। असल में सच बात बताऊं, मेरे दिल में खौफ है, खुदा न करे कोई और कार्रवाई हो। मैं आपसे कितने फासले पर हूँ, जब चाहें मुझे तलब कर लीजिए। और दिल में तो आया है कि आपसे कुछ अर्ज कर दूं, लेकिन ये सोचता हूँ कि कहीं आपके लिए उलझन ना बन जाए। नहीं नहीं आकिल मियाँ, अगर कोई ऐसी बात है आपके दिल में तो ज़रूर कहिएगा। आप लोग बिल्कुल खौफ ना महसूस करें। असल में हवेली के अंदरूनी हिस्से में इसलिए भी नहीं रहना चाहता कि अब चूँकि इन्हें मेरी ज़ात से नुकसान पहुँचा है, हो सकता है मुझसे बदला लेने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो हवेली में दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचेगा। यहाँ मैं तन्हा ही उनसे निमटने की कोशिश करूँगा। सबके चेहरे खौफजदा हो गए, यहाँ तक कि ज़हीर मियाँ भी हवास बाख्ता नज़र आ रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, आप लोग ये ना समझें कि मैं आपको डरा रहा हूँ। नहीं मियाँ, ये बात नहीं है। नौजवानी की उम्र है आपकी, जाहिर है किसी माँ के लाल होंगे। अब ये एहसास भी है हमारे दिल में कि अल्लाह ना करे आपको कोई नुकसान ना पहुँच जाए, और अब तो ये फ़र्ज़ भी हो गया है कि आपको तन्हा ही नुकसान उठाने के लिए ना छोड़ा जाए। खुदगर्जी से बुरी चीज़ तो दुनिया में और कोई होती ही नहीं है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले, नहीं, मैं अपनी खुशी से यहाँ रहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें। वो सब फरार होने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, चुनाचे वहाँ से चले गए। मैं बहुत देर तक जागता रहा और इन्हीं सोचों में घिरा रहा। फिर नींद ने आ लिया।
अब जाहिर है इंसान कितना खौफ करे, और फिर ओखली में सर दिया था, अब डरने से क्या फ़ायदा। सो गया और रात चुपके से गुजर गई। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई थी उधर से। सुबह को सूरज की किरणों ने जगाया तो हैरानी हुई। वैसे ज़हन पुरसुकून था और ये पुरसुकून नींद की वजह थी। मैं जागा ही था कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग आ गए। कहने लगे, चाय तैयार है आकिल मियाँ, तुम्हारे साथ ही पियेंगे। सुबह 5 बजे मैंने तुम्हारे पास पहला चक्कर लगाया था और तुम्हें सुकून से सोते देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात भर तुम्हारे लिए तशवीश ज़दा रहा। लीजिए मिर्ज़ा साहिब, ये एक और नई उफ्ताद पड़ गई आप पर। अब आप मेरे लिए भी परेशान हैं, मैंने हंस कर कहा। मियाँ इंसान हूँ, दिल तो नहीं मार सकता। छोटी सी उम्र है, अल्लाह और बड़ा मर्तबा दे। लेकिन बहरहाल मैं भी साहिब औलाद हूँ और सबको अपना बच्चा ही समझता हूँ। चलो मुँह हाथ धो आओ, चाय पियेंगे बैठकर। बड़ी अपनायत थी उनके इस अंदाज में। मुलाजिम चाय ले आया और हम लोग बैठकर चाय पीते रहे। मिर्ज़ा ज़हीर बेग, मिर्ज़ा एजाज बेग, उसके बाद बेगम साहिबा और सबसे आखिर में मेहरुनिसा साहिबा सबके सब आ गए। अब ये मेरी खैरियत के लिए फ़िक्रमंद थे। हम लोग खूब हंसे, फिर एक एक करके सब उठे। लेकिन मिर्ज़ा ज़हीर बेग साहिब तशरीफ़ फरमा रहे। कहने लगे, शाह साहिब, बल्कि कभी कभी तो दिल चाहता है कि बादशाह साहिब कहूँ। आप भी सोचेंगे कि उंगली पकड़ते पकड़ते पाँचा पकड़ने लगे। मतलब यह है कि आपको हंसी आएगी ये सुनकर कि मैं भी ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए परेशान रहा हूँ, और वो आप हैं। अच्छा, मैंने दिलचस्पी से कहा। यकीन कीजिए रात को 2 बार आंख खुली, आपके बारे में सोचा और चादर से चेहरा ढक लिया। मेरे अलग से कह कहा निकल गया। हाँ, मेरे तहफ़्फ़ुज़ का ये बेहतरीन तरीका था। ये बात नहीं है, असल में आप यकीन कीजिए निहायत बुज़दिल आदमी हूँ, लेकिन आपसे मोहब्बत महसूस हो रही है। खैर, वो कुछ अर्ज़ करना चाहता था। नाश्ता कितनी देर में करेंगे? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है नाश्ता तो अभी करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद। हाँ, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं, मैं नाश्ते के बारे में नहीं कह रहा था। जी, फिर फरमाइए। मेरा मतलब है वो आज शायद। हाँ, झिझक क्यों रहे हैं आप ज़हीर बेग साहिब? मेला ख़त्म हो गया है, यात्री वापस लौट रहे होंगे। आपको याद है ना, उस ज्योतिषी खानदान ने हमारे पास आने के लिए कहा था। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ज़हीर बेग साहिब, लड़कियां बालियां थीं जो कह गईं उसे भूल गई होंगी। आप भी बस धुन के पक्के हैं। अगर भूल गई तो यूं समझ लीजिए सारी ज़िंदगी का तजुर्बा फेल हो जाएगा। अच्छा, आपको भी कोई तजुर्बा है? हाँ, वो नहीं जो आपको हासिल है, मगर इन मामलात में हमारा वो तजुर्बा है कि किसी की आंखों की खास कैफियत को नोट कर लेते हैं। और फिर यहाँ तो मामला एक का नहीं बल्कि 2 का था। हमें तो खतरा है कि उनके दरमियान कहीं रकाबत ना हो जाए। छोड़िए ज़हीर बेग साहिब, वैसे भी 2 हिंदू लड़कियां और फिर अच्छी खासी हैं, हमारे चक्कर में कहाँ पड़ेंगी। वो जब पदम पूर्णा का चक्कर चलाया था ना उन्होंने, बिला वजह नहीं था। अपने बाप को उल्लू बनाएंगे इस चक्कर में लाकर। बड़ी दूर तक सोचते हैं आप, सिर्फ इन मामलात में, ज़हीर ने हंसते हुए कहा। नाश्ता किया और फिर ज़हीर चला गया। मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पंडित हरिदास, उसकी बेटी सरला वगैरह का ख्याल दिल से निकल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, लेकिन कोई 11:45 बजे का वक्त था जब मिर्ज़ा ज़हीर बेग आंधी और तूफान की तरह दौड़ता हुआ बाहर से आया और गड़ाप से मेरे कमरे में आ घुसा। खैरियत? क्या कोई बावला कुत्ता पीछे लग गया है और कोई ख़ास बात हुई है? बाद में मेरे जहन में मेहरुनिसा के बारे में तशवीश पैदा हो गई। आ रही हैं, दोनों आ रही हैं, साथ में पंडित जी भी हैं। कौन? मैंने हैरानी से पूछा। वो ज्योतिषी लड़कियाँ। धत तेरे की, वाकई आ रही हैं वो। पंडित जी भी साथ हैं। तुम्हें कैसे मालूम? ताक में लगा हुआ था। मेला तो कल ही ख़त्म हो गया था, यात्री जाते रहे। वो लोग कल नहीं गए थे, आज मैं वहीं पहुंच गया। नज़र आ गई मगर उनसे दूर दूर रहा। फिर जब वो अपनी पोटली वगैरह बांध कर वहाँ से चले तो मेरा दिल भी डूब गया। मैंने सोचा कमबख्त वाकई भूल गई, लेकिन जब वो लोगों से पता पूछते हुए इधर आने लगे तब मुझे पता चला कि तीरे नज़र कारगर रहा है और बात आसानी से नहीं टल गई। आहा, देखिए वो गेट पर आ गईं। तुम उनसे मिले? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मैं कोई खराबी थोड़ी करना चाहता था। आप बताइए क्या किया जाए? क्या करोगे? मेरा मतलब है उनका स्वागत कैसे करूं? रास्ते में लंबे लंबे लेट जाओ। मैंने कहा, मजाक मत उड़ाइए मेरा। जो कुछ भी आप ही का तो फेल है। वैसे मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। वो अंदर चली गई तो बेकार होगा, बाकी लोग भी मुसल्लत हो जाएंगे। मैं उन्हें इधर ही ले आता हूँ। सुनो तो सही। अरे ओ बाउले, बात तो सुन। मैंने कहा, लेकिन मिर्ज़ा ज़हीर बेग बाहर दौड़ गया और उन दोनों के सामने पहुँच गया। दोनों लड़कियों ने मिर्ज़ा ज़हीर बेग को पहचान लिया और खुश खुश नज़र आने लगीं। मिर्ज़ा ज़हीर बेग उनसे कुछ बातें करता रहा और इसके बाद वो तीनों मेरे उस क्वार्टर की जानिब चल पड़े।
मैं भी उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद मिर्जा जहीर बेग उन्हें अंदर ले आया। क्वार्टर के सामने के हिस्से में जो बरामदा था वहां बिठाया। दोनों लड़कियां मुतजस्सिस अंदाज में इधर उधर देख रही थीं। बिल आखिर मैं बाहर निकला और लड़कियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने बाप से कहा, पिताजी ये हैं वो जिनके बारे में हमने कहा था। मुअम्मर शख्स ने भी मखसूस अंदाज में हाथ जोड़ दिए। मैंने उनकी पजीराई की और उनके सामने ही बैठ गया। आपका क्या नाम है पंडित जी? हरिदास महाराज। हरिदास है हमारा नाम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी ये दोनों बेटियां भी बहुत अच्छी हैं। मेले में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। मैं तो हाथ की लकीरों वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये ना जाने क्या क्या बातें करने लगी। जो बातें ये कर रही थी ना महाराज, उन्होंने ही हमें दीवाना कर दिया है और हम बावले होकर यहाँ पहुँचे हैं। खैर, आपके यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई। ये बताइए आपकी क्या खातिर करूं? मैंने सवाल किया। मैं जानता था कि वो हिंदू हैं और हिंदू मुसलमानों के यहाँ खाने पीने से परहेज करते हैं। बहरहाल इखलाकन पूछना तो था। वो बोला, बहुत मेहरबानी है आपकी महाराज, हमारे लिए बस इतना ही बहुत है कि आप हमें अपने हाथ दिखा दें। वो भी दिखा देंगे, आपसे पूरी बातें तो हो जाएं। वैसे आपको हमारे हाथों में कुछ नहीं मिलेगा। ये आपकी बेटियां भोली बाली हैं, ना जाने क्या क्या कह रही हैं। मैंने हंसकर कहा, ऐसा ना कहें महाराज, बड़ी मेहनत की है हमने इन पर। भगवान की दया से बाली उम्र में ही बहुत कुछ सीख गई हैं। क्या सिखाया है आपने इन्हें? जो पुरखों ने छोड़ा सो हमें मिला, जो हमारे पास है वो हमने इन्हें दे दिया। हमारे पिता स्वर्गवासी रामदास भी ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्या हमारे पुरखों में चली आ रही है, इसे में हमारी रोजी लिखी है महाराज। सो जो हमारे पास था हमने इन्हें दे दिया। बेटा नहीं दिया है भगवान ने हमें, यही हमारे बेटे हैं। अच्छे हैं, ज़हीर ने आहिस्ता से कहा। और कुछ नहीं करते आप? कर सकते हैं महाराज, पर खानदानी काम है। सख्ती से मना किया है हमें हमारे पुरखों ने कि काली कमाई कभी मत खाना। काली कमाई? हाँ महाराज। इसमें भी काली कमाई हो सकती है? हाँ महाराज, आसानी से। भला कैसे? करते हैं करने वाले, मगर कैसे? हजारों धंधे हैं महाराज। कुछ लोग हाथ देखकर कष्ट निकालते हैं, फिर उसका उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि वो कष्ट काट देंगे और फिर झूठे सच्चे बोल बोल कर पैसे बटोरते हैं। वो कष्ट होता है? नहीं महाराज, बस सिर्फ झूठे ज्योतिषियों के मन में होता है, और भी बहुत से खेल हैं। जरा बताइए हरिदास जी, मैंने दिलचस्पी से कहा। बहुत से ज्योतिषी बड़े बड़े लोगों की धर्मपत्नियों के हाथ देखते हैं और उनके माजी से वाकिफ हो जाते हैं। फिर उनके माजी के किसी गुनाह की खोज लगाते हैं और फिर उन्हें धमकियां देकर उनसे पैसे बटोरते हैं, गोया ब्लैकमेलिंग करते हैं। हाँ महाराज, बड़ी मालूमात हुई आपसे पंडित जी। आप हमें हाथ दिखा दें महाराज। आपको जाने की जल्दी है? नहीं महाराज, हमें बड़ी उलझन हो रही है। देख लेते तो मन को सुकून मिल जाता। कुछ और भी बताइए मुझे पंडित जी। पूछिए महाराज। ये पद्मपूर्णा होता क्या है? भगवान का शक्तिमान, उसके पास भगवान की दी हुई शक्ति होती है। ऐसा आदमी अगर कोई इल्म सीखे तो चुटकियों बजाते सीख लेता है, खास तौर से जादू। फिर वैसा जादूगर बने कि संसार उसके सामने झुक जाए। अगर हमें कोई पद्मपूर्णा मिल जाए तो हम उसे ज्योतिष सिखा दें। संसार में उससे बड़ा ज्योतिषी कोई ना मिले। उसके पास वह शक्ति कुदरती होती है। हाँ महाराज, हरिदास ने कहा। और मैंने सोचा कि ये भी ब्लैकर्स की निशानदेही है। ये लोग ऐसी कुव्वत वाले को पद्मपूर्णा कहते हैं। बहरहाल इस बात का तो मैं कायल हो गया था कि इल्म इन लड़कियों का भी दुरुस्त है। उन्होंने मेरे हाथों में मेरी कुव्वत का अंदाज़ा बहरहाल लगा लिया था। तुम्हें पद्मपूर्णा की तलाश है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बड़ी आरजू है महाराज। फ़र्ज़ करो वो तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उसे ज्योतिष सिखाएंगे। तुम्हें इससे क्या मिलेगा हरिदास? हमारा नाम ऊंचा होगा महाराज। और अगर वो बुरा आदमी निकला तो? बुरा आदमी? हरिदास सोच में पड़ गया। हाँ, 2 कुव्वतें जमा हो जाएंगी उसके पास। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो तो है। वो कुछ बुझ सा गया। इससे बदनामी भी तुम्हारी ही होगी। हम देख लें महाराज। अगर वो बुरा आदमी हुआ तो हम उसे ये सब क्यों सिखाएंगे? मैंने अपना हाथ फैला लिया। दोनों लड़कियां हमारी तरफ मुतवज्जा थीं, जबकि ज़हीर उन्हें अपनी तरफ रागिब कर रहा था, मगर वो सिर्फ मुझसे और मेरे और हरिदास के दरमियान होने वाली बातों से दिलचस्पी ले रही थीं। हरिदास ने मेरा हाथ देखा और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। सांस फूलने लगा। वो मेरे हाथ पर झुका हुआ था। फिर वह भर्राई हुई आवाज में बोला, दूसरा हाथ महाराज। मैंने दूसरा हाथ भी उसके सामने फैला लिया। वो उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जय पद्मपूर्णा, जय हो महाराज की। बापू, दोनों लड़कियां खुशी से उछल पड़ी। ये पद्मपूर्णा ही हैं। हमने सच कहा था।
हाँ मगर, हरिदास का चेहरा उतर गया। मगर क्या बाबा? सरला ने पूछा। ये मुसलमान हैं, तो फिर ये ज्योतिष क्यों सीखेंगे? वो निढाल से लहजे में बोला। क्यों नहीं सीखेंगे? दूसरी लड़की मासूमियत से बोली। अरे बाउली, कोई जोर है किसी पर क्या? बात तो करके देखो बापू। नहीं बिमला दास, बेकार है, तू चुप बैठ। बड़ी कृपा महाराज, बड़ी मेहरबानी, आप महान हैं, भगवान आपको सुखी रखे। अब हम चलते हैं। बैठो हरिदास, तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं? क्षमा चाहते हैं महाराज, हम ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे। हाँ पूछो। तुम्हें इससे पहले कोई पद्म पूर्णा मिला है? नहीं महाराज। फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? हमने ज्योतिष बड़ी मेहनत से सीखी है महाराज। एक बात कहीं आपसे, ज़रूर कहो। कभी ज्वालापुर आइए हमारे पास, हम आपको स्वामी नागदेव से मिलाएंगे। स्वामी नागदेव कौन है? बस हैं, आप उनसे मिलकर खुश होंगे। ज्वालापुर आया तो ज़रूर मिलूंगा। कुछ देर के बाद हरिदास चला गया। दोनों लड़कियां जाते हुए उदास हो गई थीं। उधर जहीर मियाँ भी मुंह लटकाए बैठे थे। तुम्हें क्या हो गया? छोड़िए मुर्शद, वह मुर्दा से लहजे में बोला। क्या हो गया है? बस एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ बुरी तरह। वो क्यों मेरे भाई? मैंने सवाल किया। आकिल शाह साहब, सच्ची बात यह है कि आपके सामने दाल गलना मुश्किल ही नजर आता है। मैं इस दौरान देखता रहा हूँ, सब कुछ बस ताकत की जीत है। हमारे पास क्या रखा है? नहीं जहीर मियाँ, ये सोच है आपकी। हर जगह ताकत ही कामयाब नहीं होती, थोड़ा सा इंसानी ज़र्फ भी ज़रूरी होता है। हिंदू लड़कियां थीं, बाप उनकी इज्जत का मुहाफिज। अब तुम खुद सोचो, अगर उन्हें बुराइयों की जानिब रागिब करने की कोशिश की जाती तो ज़रा भी दिक्कत ना होती, लेकिन एक कमज़ोर मुहाफिज को कितनी तकलीफ होती। वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाता, लेकिन उसका सब कुछ बिगड़ जाता। तुमने देखा, ज्योतिषी है बस, इसी से उसने रोज़ी कमाई है, ज़िंदगी से खुश है, मुतमईन है, और किसी का कुछ भी ना बिगाड़ सकता हो। किसी किस्म की जहनी अजियत पहुंचाना कितनी बड़ी कमजरफी और कमीनगी होगी। तुम्हें इसका एहसास है? हाँ, इखलाकी तौर पर तो ये सब कुछ दुरुस्त है आकिल शाह साहब, लेकिन अब आप ये भी तो देखिए ना कि ज़िंदगी में इन्हीं चंद तफरीहात के अलावा और क्या रखा हुआ है। नहीं, ये ना कहो। अखलाकियात ही तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, वरना बाकी सब कुछ बेकार है। ठीक है शाह साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गई अब तो मेले में भी नज़र नहीं आएंगी। वैसे एक बात बताइए, आप ज्वालापुर जाएंगे? नहीं, अब तक तो दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, सब कुछ कर सकती हैं, आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन एक बात हमारा इल्म भी कहता है। वो क्या? दोनों लड़कियां आप में दिलचस्पी ले रही हैं। अब आप बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं ज़हीर मियाँ। अव्वल तो वो मेरे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, और अगर रखती भी तो जाहिर है मेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, अपनी औकात से ज़्यादा बोल गया हूँ। अच्छा, अब मैं चलूँ? ज़हीर बेग चला गया और मैं ज्योतिषी की बातों पर गौर करने लगा। वही तसव्वुर जहन में था, ये लोग ऐसी किसी ताकत वाले को पद्म पूर्णा कहते थे। इसका मतलब है कि तसव्वुर है ब्लैकर्स के बारे में, लेकिन अल्फाज दूसरे हैं। क्या वाकई इन 87 अफराद के अलावा भी शबलीस मौजूद हैं? अब ये तो तहकीक है चंद अफराद की, और ज़रूरी नहीं है कि ये तहकीक बिल्कुल मुकम्मल हो। बहुत से किरदार पोशीदा होंगे, उन्हें खुद भी अपने बारे में नहीं मालूम होगा। ये भी हो सकता है बकौल पंडित हरिदास के और भी पद्म पूर्णा पहाड़ों और घाटियों में छुपे हुए हों। वो अपने आप को इस हैसियत से ना जानते हों, बल्कि ऐसी ही पुरस्कार कुव्वतों के मालिक हों। बहुत देर तक ये सारी बातें सोचता रहा। आज का दिन भी पुरसुकून गुजर गया। महरुनिसा बिल्कुल दुरुस्त थी और खासी शगुफ्ता नजर आती थी। अब ये तसव्वुर तो जहन से मिट ही गया था कि यह महरुनिसा का कोई अपना खेल है। हालांकि ये सबसे पहले ज़हीर बेग के दिल में आया था और उसी ने मुझे भी इस तरफ रागिब किया, लेकिन अब सूरत हाल सबकी निगाहों में आ गई थी।